आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और सभी प्रत्याशी पूरी तरह आज चुनावी मैदान में आ चुके हैं। तो आप हमारे साथ में देख सकते हैं कि बीएसपी पार्टी के प्रत्याशी बैठे हुए हैं रवि प्रकाश कुशवाहा जी, जो कि अयोध्या से आए हुए हैं, यहाँ पे लोकसभा चुनाव में अपनी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनसे जानेंगे कि वर्तमान में उन्होंने क्या क्या जायज़ा लिया। झांसी ललितपुर लोकसभा की सीट जो है, कितना उन्होंने ललितपुर घूमा हुआ है और कितना उन्होंने झांसी घूमा हुआ है और कौन कौन सी उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी हैं और जनता वो कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आज प्रत्याशी से कह रही है। और साथ में आप देख सकते हैं कि हमारे बगल में जिला अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, तो उनसे भी अपन चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या क्या वर्तमान की स्थिति और वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर आज रवि प्रकाश जी चुनावी मैदान में आए हुए हैं अपने मुद्दों को लेकर। तो चलिए बात करते हैं बीएसपी पार्टी के प्रत्याशी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके फास्ट इंडिया न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जैसे कि आज आप लोकसभा चुनावी मैदान में आए हैं, तो ऐसा क्या कारण है जिसके चलते आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? कारण इस समय देश में जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और आप देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों से जो सरकार चल रही है, देश के हालात को बद से बदतर बना दिया है। जहां 55 लाख करोड़ रुपए देश पर कर्जा था, आज 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। जिस तरह से देश को गर्त में ढकेला जा रहा है, इसमें बहुजन समाज पार्टी को पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ करके देश की जनता को न्याय दिलाना ही हम लोग का मकसद है। तो जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में हैं, तो लगभग पिछले कितने वर्षों से आप राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं? मैं जब से जो है वयस्क हुआ हूँ, 18 साल की उम्र से मैं बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस पार्टी है। हमने अयोध्या में अपने विधानसभा में सेक्टर से लेकर के ज़िले के और मंडल के तमाम पदों पर मैंने काम किया पिछले 14 वर्षों में। और मैं बहुजन समाज पार्टी में 2022 में मुझे माननीय बहन जी ने मौका दिया था, अयोध्या से विधानसभा चुनाव भी लड़ाया था। इस बार मुझको बहन जी ने जिम्मेदारी दी है बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड में झांसी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए, और मैं उसी के लिए आया हूँ। तो सर, आपको क्या लगता है कि आप झांसी ललितपुर जो लोकसभा सीट है, क्या आप इसको निकाल पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं निकालेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत करके इस सीट को तैयार किया है। आप जब से मैं यहाँ आया हूँ, अपने कार्यकर्ताओं की मैं तारीफ़ जितना करूँ उतना कम है। लोगों ने सेक्टर में, बूथ में संगठन को इतना मजबूत कर रखा है कि जब से मैं आया हूँ, मुझे यहाँ केवल लोगों से मिल रहा हूँ, मुझे जितना प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, इसके लिए मैं अभी अपने सभी कार्यकर्ताओं को और पूरे जनपद वासियों को, पूरे जनपद झांसी के लोगों को बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। अच्छा, जैसे कि आज आप झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, आपका नामांकन भी हो गया और आज आपका कार्यकर्ता सम्मेलन भी संपन्न हुआ, तो लगभग आप कितने लोगों से मिले हैं अब तक? अभी तक मुझे 4 दिन हो गए हैं जी। आज हमारा 5वां दिन है इस ललितपुर और झांसी लोकसभा क्षेत्र में जी। हम लगभग आज 3000 लोगों से लगभग हम मिल चुके हैं व्यक्तिगत रूप से 3000 लोगों से मिल चुके हैं जी। तो आप जिन 3000 लोगों से मिले हैं, तो उन्होंने अपनी कौन कौन सी मूलभूत समस्या हैं जो उन्होंने आपसे बताई? सबसे पहली मूलभूत समस्या झांसी की है, जल की। दूसरी समस्या है बेरोजगारी की, यहाँ पर कोई रोजगार। बेरोजगारी आपने कहा झांसी, जबकि मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो बेरोजगारी अगले झांसी में नहीं, वो तो हर जगह फैली हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में जी। आप किसी भी ज़िले में जाएंगे, ठेला खुमचा लगाने वाले, अगर उनसे खुमचे वाले से पूछेंगे कि आपका घर कहाँ है, तो आपको बताएगा झांसी, हम झांसी के रहने वाले हैं। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। आप पूरे झांसी में घूम कर देखिए, और तमाम ज़िले हैं जहाँ के लोग आपको ठेला खुमचा लगाने के लिए नहीं मिलेंगे। इसलिए हम कहते हैं बार बार कि झांसी में बेरोजगारी अन्य ज़िलों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। नहीं, जैसे आपने कहा कि ठेले कुलचे लगाने वाले झांसी में हैं, तो ये तो मेरे ख्याल से आप कहीं भी चले जाएं, किसी छोटे से छोटे ज़िले कस्बे में भी चले जाएं, ये तो हर जगह है। ये हर जगह नहीं है। जब आदमी अपने घर में, अपने गांव में रोज़गार नहीं कमा पाता है, तब वो बाहर जाता है। कोई खुशी से प्रदेश कमाने के लिए नहीं जाना चाहता, अपना परिवार छोड़ के नहीं जाना चाहता है। उसके पास जब रोज़गार की समस्या होती है, आर्थिक तंगी आती है, तभी वो अपना घर परिवार छोड़ के बाहर जाने की सोचता है। तो आपने कहा बेरोजगारी, अगर आपको लोग अभी सांसद बनते हैं, आपको झांसी ललितपुर की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप
सांसद पद पर आते हैं तो उस कौन कौन से मुद्दे होंगे आपके जिस पर आप सबसे पहले विकास के लिए कदम उठाएंगे? हमारे सबसे पहला मुद्दा ही बेरोज़गारी है। अगर हमको यहाँ ललितपुर की जनता मौका देती है, झांसी की जनता मौका देती है, तो सबसे पहले हम यहाँ सबसे ज़्यादा प्रयास करेंगे यहाँ तमाम फैक्ट्रियाँ और रोज़गार के संसाधन उपलब्ध कराने का, जिससे यहाँ की पब्लिक को बाहर जाना ना पड़े। जैसे कि आपने देखा होगा कि झांसी स्मार्ट सिटी बन चुका है, तो आपको क्या लगता है कि झांसी में स्मार्ट सिटी के तहत कितने प्रतिशत काम हुआ है यहाँ पे? आप पत्रकार हैं और आप इतना बड़ा चैनल चलाते हैं, पूरे झांसी लोकसभा में आप घूम रहे हैं। स्मार्ट सिटी अगर ऐसी होती है तो हमें नहीं लगता है कि इसको स्मार्ट सिटी कहा जा सकता है। नहीं तो स्मार्ट सिटी की ये परिभाषा तो हमें नहीं लगता है कि ये स्मार्ट सिटी की परिभाषा है। तो आपको क्या लगता है? ऐसे ही स्मार्ट सिटी अगर होती है तो पूरे विदेश में कोई समस्या ही नहीं बची। तो आपका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या कुछ गोल मटोल हुआ है क्या? स्मार्ट सिटी के नाम पर, बुलेट ट्रेन के नाम पर, 1-2 करोड़ रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर केवल और केवल देशवासियों को लूटा और ठगा गया है, उनके साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है, यही हम कहना चाहते हैं। अच्छा, जैसे कि इसी क्रम में बात की जाए, जैसे आपने देखा होगा जो बड़े बड़े महानगर होते हैं, महानगरों में मोहल्ला क्लिनिक संचालित होती हैं जी। तो क्या आपने झांसी जनपद में कहीं ऐसा घूमे हैं, आप गलियों में गए हैं आप? हम झांसी मोहल्ले में अभी जितना घूमे हैं उसमें हमें कहीं तो मोहल्ला क्लिनिक नहीं दिखाई दिया जी। तो आप अगर आप सांसद बनते तो उस पर आप किस प्रकार से कदम उठाएंगे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? आप ये जान लीजिए 2007 से 12 तक बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो मान्या बहन जी ने एनएम सेंटर, जीएनएम सेंटर 5000 से ज़्यादा की संख्या में बनाया था। एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी गर्भवती स्त्रियों को घर से ले जाने के लिए, और तमाम ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई थी जिनको सरकार ने ठंडे मस्ते में रख दिया है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है और हमें ललितपुर की जनता मौका देती है, तो वो सारी सेवाएँ जो गरीब और असहाय पब्लिक के लिए मान्या बहन जी ने तैयार की थी उसको दोबारा से फिर शुरू कराया जाएगा। तो जैसे कि आपने बात कही तो आपको भी ध्यान में होगा कि एक एम्बुलेंस बनाई गई थी मायावती जी के कार्यकाल में, जिसमें कि वो पूरा उसमें ऑपरेशन थिएटर भी उसमें बनाया गया था। आज उन बसों की हालत काफ़ी बद से बदतर हो गई, तो इस पर आपने आपकी पार्टी ने इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया कि उसको दोबारा से चालू कराया जाए? हमारी सरकार नहीं है और सरकार के खिलाफ हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। माननीय बहन जी ट्वीट के माध्यम से और हम लोग तमाम विज्ञापन कार्यक्रमों के माध्यम से गांव-गांव जाकर जनता को बताने का काम करते हैं, विरोध करने का काम करते हैं। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार जनता के फ़ायदे के लिए नहीं, केवल चंद उद्योगपतियों के फ़ायदे के लिए बनी है। और अभी इलेक्ट्रोनल बॉन्ड का मुद्दा आप सबसे ज़्यादा जल्दी का है और गर्म है। आप सभी लोग जानते हैं कि देश में सबसे भ्रष्ट और लुटेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उसी की सरकार चल रही है, तो जनता इस न्याय की उम्मीद कैसे कर सकती है? तो अगर मान लिया आप सांसद बनते हैं तो आप जो ये गाड़ियां हैं जो आज सड़ रही हैं, जो एम्बुलेंस थी जिनमें मिनी अस्पताल था जो सड़ रही हैं, तो इस पर आपका क्या कदम होगा? अगर हम क्या ये दोबारा चालू होंगी या इसी प्रकार से वो बसें सड़ती रहेंगी? अगर हम सांसद बनते हैं जी और माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो ये आपको और हमको कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और उन बसों को चालू होने में सरकार हमारी बनने के 15 दिन के अंदर सारी सेवाएं फिर से बहाल होंगी। जैसे कि आपको मालूम है कि आप अयोध्या से आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि झांसी ललितपुर की जनता आपको पसंद करेगी? हम विदेश से तो आए नहीं हैं, हम भी यूपी के रहने वाले हैं, इसी देश के रहने वाले हैं, और हम लोग उस कौम से हैं जिनका अखंड भारत था। और अखंड भारत में जब साम्राज्य चलता था तो पूरा अखंड भारत हर व्यक्ति का था, पूरे देशवासी का, कोई बाहरी और भीतरी का कोई मुद्दा नहीं था। और हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यहाँ कोई बाहरी भीतरी का मुद्दा शून्य है, नगण्य है। नहीं, लेकिन जनता तो आपको नहीं पहचान रही ना अभी। जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को भी नहीं पहचानती थी, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, तब जाके पहचानने लगी। जनता तो पहचानने का मतलब है जब आप उसकी सेवा में लगेंगे तो जनता अपने आप पहचानने लगेगी। हमको माननीय बहन जी ने यहाँ सेवा के लिए भेजा है, मैं जब जिस स्पीड से सेवा करता जाऊँगा उस स्तर से जनता हमको पहचानती जाएगी। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका झांसी ललितपुर लोकसभा की जनता के लिए? आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस बार अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को खोलिए और विचार करिए और विमर्श करने के बाद ही अपना मतदान करिए और सही मतदान करिए और अपने घरों से मतदान करने के लिए ज़रूर निकलिए। और अपनी खास करके मैं दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और माइनॉरिटी समाज से कहना चाहूँगा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर ही वोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो
तो देखिए, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम आपकी प्रत्याशी से मुलाकात करवाएंगे, तो ये हमारे साथ प्रत्याशी थे रवि प्रकाश जी। उसी क्रम में हमारे बगल में बैठे हुए हैं झांसी के जिला अध्यक्ष जी बीके गौतम जी। उनसे भी अपन चर्चा करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में क्या क्या तैयारियां हैं और वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर आने वाले कल में ये कदम उठाएंगे, और जनता के बीच जा रहे हैं तो वो जनता इनसे किन किन समस्याएं बता रही है और किन किन समस्याओं पे जनता इनसे मांग कर रही है। तो चलिए बात करते हैं जिलाध्यक्ष जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। धन्यवाद आपके। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आज जो लोकसभा चुनाव बिल्कुल बच चुका है, तो क्या क्या तैयारियां हैं बीएसपी पार्टी की तरफ से और आपकी तरफ से झांसी लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी हमेशा पूरे साल तैयारी में रहती है, 12 महीने तैयारी करती रहती है। हमारा बूथ सेक्टर का कार्यक्रम हर साल चलता रहता है, हर महीने चलता रहता है, इसलिए हम लोगों की तैयारी शुरू से है। पहले दिन से ही हमारे कैंडिडेट आए बाद में हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बिगुल बजने के पहले हमारे यहाँ तैयारी शुरू हो गई थी और तैयारी चल रही है। ऐसा क्या कारण रहा कि इनकी रवि प्रकाश जी के पहले भी आपकी पार्टी ने एक कैंडिडेट मैदान में उतारा था, राकेश कुशवाहा जी को, उसके कुछ दिनों बाद उनकी टिकट काट दी गई, उनको क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण रहा? इसके पहले मैंने शायद प्रेस नोट जारी किया होता कि क्यों उनका टिकट काटा गया जी। क्योंकि वो हमारी पार्टी के संगठन के व्यक्ति नहीं थे, कहीं बाहर से हमारे यहाँ आए हुए थे। पार्टी ज्वाइन नहीं की, मिसगाइड करके, कंफ्यूज करके उनको टिकट दे दिया गया। यानी कि उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत पार्टी में घुसकर टिकट हासिल की? मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि षड्यंत्र के तहत, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोगों से चूक हुई है, जिसका कारण ये हुआ कि उन लोगों के हाथ से जिम्मेवारी को बहन जी ने ले लिया वापस और हम जैसे लोगों को मौका दिया। तो जैसे कि आज वर्तमान में रवि प्रकाश जी प्रत्याशी हैं, इनका नामांकन भी हो चुका है और आज ये पूरी तरह चुनावी मैदान में है, तो वो कौन कौन सी उम्मीदें हैं जो आपने इनसे लगा रखी हैं? देखिए मनवर, उम्मीदें कैंडिडेट से नहीं होती हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो दल के मुखिया की और दल की मानसिकता होती है उसके हिसाब से कैंडिडेट काम करता है। अगर देखा जाए तो झांसी के अंदर तमाम इस समय अगर देखा जाए तो जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके लगभग 11 MP MLA यहाँ पर हैं। MP MLA से मतलब समझ लीजिए कि चाहे वो MLC हो या MLA हो या सांसद हो, लेकिन 11 होने के बाद भी यहाँ पर यहाँ की जनमानस की समस्याओं का निदान वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हमारा कार्यालय ये स्थापित है, अगर देखा जाए तो इस एरिया में आपको भी पता होगा कि लगभग 20-22 हज़ार मकान ऐसे हैं जिनको मात्र एक कारण से नहीं सही कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आज तक मास्टर प्लान लागू नहीं कर पाया। जो मास्टर प्लान 2020 में लागू हो जाना चाहिए था, 21 में जिसको लागू हो जाना चाहिए था, आज 24 आ गई है। 3 साल में ये लोग मास्टर प्लान लागू नहीं कर पाए। आज 20 से 22 हज़ार लोग बेघर होने की स्थिति में है। NGT का मामला कितना तूल पकड़े हुए आप लोग देख रहे हैं। तो ऐसी सरकार, ऐसे जनप्रतिनिधि जो कहीं बात ही ना कर पाएँ, वहाँ पर एक मोहरा बन के रहें, कठपुतली बन के रहें। हमारी रवि प्रकाश जी से उम्मीद तो है ही कि ये तो चूँकि हमारी पार्टी के संगठन के कैडर के आदमी हैं, ये तो जनमानस। एक चीज़ और भी है ना कि झांसी ललितपुर की जनता इनको पहचान नहीं रही अभी। आपको मैं बता दूं, झांसी जनता क्यों नहीं पहचानेगी? जो व्यक्ति 2008 से संगठन का काम कर रहा है यहाँ पर, बूथ से लेके मंडल तक और कोऑर्डिनेटर, कई बार ये मीटिंगों में जो झांसी में हमारे पार्टी का काम करते हैं, सम्मेलन होते हैं, वहाँ रवि प्रकाश जी से हमारे जो भी यहाँ के लीडर हैं वो मिलते रहे पिछले कई सालों से। तो कैसे आप कह रहे हैं नहीं पहचानते हो? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पार्टी का जो सिंबल है, झांसी ललितपुर में आए नहीं ना, ये झांसी ललितपुर में नहीं आए हैं, लेकिन झांसी ललितपुर में जितने लोग यहाँ इस समय राजनीति कर रहे हैं, जो लखनऊ में बहन जी के यहाँ मीटिंग में जाते हैं या कहीं बहन जी के कार्यक्रम में रैली में जाते हैं, वहाँ पर हमारे माननीय प्रत्याशी महोदय अपने जिस जनपद में ये कोऑर्डिनेटर थे या जिस जनपद में ये जिले के पदाधिकारी थे, ये भी जाते थे, तो हम लोग सारे लोग एक दूसरे से मिलते थे। तो ऐसा नहीं है कि अननोन पर्सन हो। लेकिन पार्टी के लिए तो है, पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जनता की बात कर रहा हूँ। देखिए, झांसी की जनता बड़ी भोली है, बहुत ही सीधी सादी है। झांसी की जनता ने ऐसे लोगों को यहाँ पे प्रतिनिधित्व देने का काम किया। एक उमा भारती थी, वो गंगा को गोद में लेके यहाँ आई थी, झांसी की जनता ने उनका साथ दिया, उनको भी यहाँ से सांसद बना के भेजा। वर्तमान में जो सांसद है, उनके यहाँ दरबान और दीवान से मुलाकात होती है, सांसद से शायद यहाँ झांसी की जनता की किसी की मुलाकात ही नहीं हो पाई आज तक, लेकिन फिर भी उस जनता ने उनको भी बनाया। अगर मान लिया रवि प्रकाश जी सांसद बनते हैं और ये भी अयोध्या चले गए, तो यहाँ की जनता तो फिर उनको मुलाकात कैसे करेगी? चले जाएंगे, कैसे चले जाएंगे? ये लोग तो यहाँ रहेंगे। ये अयोध्या क्यों जाएंगे? जब झांसी तो पूछ रहे हैं ना, जब झांसी की जनता ने चुनेगी यहाँ पर, तो ये यहीं रहेंगे, यहीं अपना निवास बना के झांसी की जनता की सेवा करेंगे। और
जनता की सेवा करने के लिए वहाँ निवास होना बहुत अति आवश्यक नहीं होता है। जो विकास के कार्य होना है, जो जनता की मदद होनी है, वो दिल्ली में बैठ के होनी है। सदन में जो प्रपोजल लाएंगे ये उससे होनी है। तो ये दिल्ली में मुस्तैदी के साथ झांसी की जनता के हक और अधिकारों की बात करके झांसी की जनता का विकास करें। अच्छा, जैसे कि अभी हमने प्रत्याशी से बात की थी कि इन्होंने झांसी और ललितपुर की जनता की समस्या क्या क्या है, तो वही सवाल हमारा आपसे भी है कि आप यहाँ पे जिलाध्यक्ष हैं, तो आपने जनता से काफ़ी जनता से मिलते भी रहे होंगे, मिल भी रहे होंगे, तो जनता वो कौन कौन सी मूलभूत समस्या है जो आपसे बता रही है? देखिए, झांसी में इस समय अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या, जैसे गर्मी का सीज़न शुरू हो रहा है, यहाँ पानी की बहुत विकराल समस्या है। देखो, पानी के लिए जल हर घर जल योजना तो चल रही है, हर घर जल योजना चल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी चलते हैं अपन 10 कदम की दूरी पे। जो हर घर जल योजना बनाई थी इन्होंने, नल की टोंटियाँ लगे हुए 2-2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक उन नल की टोंटियों में पानी आना नहीं है शुरू। ये वर्तमान में जो सरकार चल रही है, ये मात्र इस देश के चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। इसको जनता से या यहाँ की समस्याओं से, लोगों की दुख दर्द से कोई इसको मतलब नहीं है। कैसे जनता के पैसे को लूटा जाए, कैसे जनता की जेब से पैसे को निकाला जाए और बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाए, उसका उदाहरण मैं आपको सीधा सीधा दे दूं। आपने देखा लाखों करोड़ों लोग बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ़ करने का काम ये सरकार कर रही है। अभी आपने देखा होगा यहाँ बीड़ा के तहत ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ जिनकी सरकार यहाँ चल रही है, इससे पहले भी एक यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था बिजौली, क्या वो पूरी तरह से डेवलप हो पाया अभी तक? जो पुराना हमारा इंडस्ट्रियल एरिया था वो डेवलप नहीं हो पाया और आप नया इंडस्ट्री लगा रहे हो। मतलब हमारे जो किसानों की ज़मीनें हैं, ज़बरदस्ती होने पौने दामों में आप परचेज़ करने का काम कर रहे हो। बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप उसको फ्री होल्ड करके दे दोगे, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? मैं आप बताइए। झांसी की जनता बहुत ज़्यादा दुखी है, पूरे प्रदेश की जनता दुखी है, पूरे देश की जनता दुखी है, और वो आशा भरी निगाहों से इस समय मात्र एक व्यक्ति को देख रही है, एक पार्टी को देख रही है, वो है बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता बहन कुमारी मायावती जी। उसके सिंबल पे जो भी कैंडिडेट आएगा, उनको इससे मतलब नहीं है कि हमारा परिचित है या अपरिचित है। माननीय रवि प्रकाश जी हमारे बीच में आए हुए, ये हमारे घर के, हमारे परिवार के सदस्य हैं। इनको हम लोग पूरी ताकत के साथ लग के इनको लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका झांसी ललितपुर लोकसभा की जनता के लिए? मैं लोगों से एक ही चीज़ की अपेक्षा करूंगा कि ये मतदान जो बड़ी मुश्किल से इस देश में जब मतदान का अधिकार मिला था, इस देश के यथार्थवादी लोग नहीं चाहते थे कि इस देश में हर मनुष्य को वोट का राइट्स हो, लेकिन धन्य है परम पूज्य बाबा साहब जिनने इस वोट के अधिकार को, चाहे वो नौकर हो और चाहे वो मालिक हो, उसको वोट का अधिकार दिलाया था। तो उस वोट के अधिकार को ये लोग सही, जो अभी हमारे प्रत्याशी महोदय ने कहा कि एक बार अंतरात्मा से सोच के वोट दें, तो मैं यही अपील करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि जो भी जनता है झांसी ललितपुर की लोकसभा की और इसके अलावा जहां भी आपका लोकसभा के बाहर भी है पूरे देश में, कि वो अंतरात्मा पर देखे कि आने वाली पीढ़ियों के साथ क्या ये वर्तमान सरकार जो एक इंडस्ट्री के लिए काम कर रही है, एक दो उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, या इस देश में आम जनमानस के लिए काम कर रही है। जिस देश की 80 करोड़ आबादी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 5 किलो राशन पर पल रही है, उस देश की स्थिति कहाँ जा रही होगी, कैसी उसकी स्थिति हो रही होगी, उसको देखते हुए ना धर्म के नाम पे, ना जाति के नाम पे वोट ना देके, जो पार्टी सर्व समाज का काम करने की बात करती हो, सारे समाज का उद्धार करने की बात करती हो, जनमानस का कल्याण करने का काम करती हो, उसको वोट दे। इसी के साथ मैं यही अपील के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। धन्यवाद सर।